हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन मतलब डायमेंशन का क्या इस्तेमाल है। तो इस टॉपिक में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ चुके हैं। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बतलाता है कि द डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं। अगर कोई भी इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो आज हम लोग सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कहने का मतलब अगर कोई इक्वेशन है और वो हमें पता है कि वो क्या-क्या पे डिपेंड करता है या क्या-क्या पे डिपेंड कर सकता है, तो डायमेंशन के मदद से हम उस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम which may depend upon mass of the bob, length of the pendulum। लेंथ ऑफ द पेंडुलम को हम एल एज्यूम कर लेते हैं एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। सिंपल पेंडुलम हम लोगों को पता है, जैसे कि हम लोग वाल क्लॉक हमारे घर में होती है, तो उसमें इस तरह का एक पेंडुलम लटका हुआ होता है और वो हमेशा टू एंड फ्रो करते रहता है। ऐसे वो आगे पीछे ऑसिलेट करते रहता है। तो मान लीजिए कि पेंडुलम का लेंथ कितना है, एल, ठीक है। और ये जो गोल सा ये हैवी एक मास है उसको हम लोग बॉब बोलते हैं। इसका मास क्या है, एम है, ठीक है। और ये जब लटका हुआ है तो इस पे ग्रेविटी फोर्स कितना लगाएगा, एम जी, ठीक है। और ये टू एंड फ्रो कर रहा है ऐसे। तो आखिर इसका टाइम पीरियड कहने का मतलब ये जो पेंडुलम है मीन से कहाँ गया, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पे और फिर एक्सट्रीम से मीन पे। तो मतलब ऐसा करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कुछ समय लगता है ना, तो उसका हमको टाइम पीरियड चाहिए। मतलब इस बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है, तो हम यही टाइम पीरियड को निकालना चाहते हैं बाबू, समझे। derive an expression for time period of a simple pendulum which may depend upon mass of bob, length of the pendulum and acceleration due to gravity। हमको ये टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, एक फार्मूला डेवलप करना है ये टाइम पीरियड। और वो एज्यूम कर लिए कि वो डिपेंड करता है किस पे, मास ऑफ द बॉब पे, लेंथ ऑफ द पेंडुलम और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना है, और किसके मदद से, डायमेंशन के मदद से। तो देखिए डायमेंशन के मदद से हम इस फार्मूला को डेराइव कर सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले जिसे निकालना है, हमें निकालना किसका है, किसे है, टाइम पीरियड को। तो पहले हम टाइम पीरियड है, ठीक है। और फिर हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो सिंबल है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका ये मतलब है अगर ए बढ़ेगा तो बी भी क्या होगा, बढ़ेगा, या बी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। और फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है, समझे। आप ये बात याद रखना, यहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है बाबू, ए ऐसे और 1/a, इसको पढ़ने का तरीका होता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, या बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। लेकिन ऐसे है ए, इसको क्या पढ़ेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और ये प्रोपोर्शनल हटता है, फिजिक्स में याद रखिएगा, प्रोपोर्शनलिटी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का मतलब कोई डेरिवेशन निकालना है, डायमेंशन की मदद से हम उस फार्मूला को डिराइव करना चाहते हैं, तो पहले जिसको निकालना है उसको एलएचएस साइड रखते हैं और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लेते हैं। अब ये टाइम पीरियड क्या क्या पर डिपेंड कर रहा है, विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉब, क्या पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो यहाँ हम एम लिखे और इसका डायमेंशन हम अपने मन से हम ए एज्यूम कर लिए, हमको नहीं पता है, ए का वैल्यू नहीं पता है। क्या पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम।
तो फिर इसके बगल में हम एल लिख दिए और इस पे पावर क्या ले लिए, बी ले लिए। और क्या दिया हुआ है, एंड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है, इस पे हमने पावर क्या एज्यूम कर लिया, सी। ये तरीका हुआ। पहले जिसे निकालना है एलएचएस साइड रखो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दो, और जो जो क्वांटिटी पे ये वाला क्वांटिटी डिपेंड करता है उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दीजिए और उस पर पावर मान लीजिए। इस पे अगर ए माने हैं तो अगले वाले पे बी और अगले वाले पे क्या, सी। और फिजिक्स में ये जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ हम ये प्रोपोर्शनल को हटा के क्या लिखे हैं, इक्वल। तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा के, एम पे पावर ए, एल पे पावर बी और जी पे पावर सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट where k is dimensionless constant, where k is dimensionless constant, where k is dimensionless constant। अब क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये देखिए टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड एक तरह का टाइम है, टाइम पीरियड हमारा एक तरह का क्या है, टाइम है। तो टाइम के लिए डायमेंशन हम लोग जानते हैं ना, वो क्या होता है, टी होता है। तो इसके लिख सकते हैं m0 l0 t, ठीक है। वो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, टाइम का टी होता है ना, ये हम ऐसे ही लिख दिए हैं, ठीक है। ये हमारा एलएचएस में हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। एम, एम क्या है, मास है। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम, और उस पर पावर क्या है, हमने क्या एज्यूम किया है, ए लिख दिए। ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, और एल पे पावर क्या ले ले, बी ले ले। और जी जो है ना बाबू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इट इज एन एक्सलेशन प्रोड्यूस ड्यू टू पुलिंग नेचर ऑफ अर्थ। जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या इस पे अर्थ भी तो फोर्स लगा रहा है, mg। अगर हम अपना हाथ को हटा लें तो ये क्या करेगा, एक्सलेट कर जाएगा। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सलेशन ही है, लेकिन वो अर्थ के पुलिंग नेचर के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो एक्सलेशन का डायमेंशन हम लोग पढ़े थे, मतलब एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो एक्सलेशन का डायमेंशन क्या हम लोग पढ़े हैं, एल टी माइनस टू। तो यहाँ भी वही हम रखेंगे, एल टी माइनस टू, इसका जी का डायमेंशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसमें पावर क्या है, सी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलएचएस साइड वैसे ही रहने देते हैं, m0 l0 t, ठीक है। और m इसमें देखिए तीनों में m एक ही है ना, और m पे पावर क्या है, a है, m पे पावर हमारा क्या है, a है। l पे पावर क्या है, b है। और यहाँ देखिए इस पे इस यहाँ 1 है ना, तो 1 से c को गुना करेंगे तो l पे पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ टी पे पावर -2 है ना, ये पावर से गुना करो तो टी पे पावर क्या हो जाएगा, -2c, ठीक है। एलएचएस में हमारा m0 l0 t है, और m पे पावर a, l देखिए l यहाँ है ना, l पे पावर b है, l पे पावर c है, तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो l पे पावर क्या हो जाएगा, b प्लस c, और यहाँ t पे पावर -2c, ठीक है। इक्वेटिंग द पावर ऑफ m l and t फ्रॉम बोथ साइड। ये जो m l t का जो पावर है दोनों साइड क्या करिए, इक्वेट कीजिए।
देखिए इधर m पे पावर 0 है और इधर m पे पावर क्या है, a है, तो पावर पावर को इक्वेट कीजिए, m वाले को m के साथ, तो यहाँ a है, इधर क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 0। ठीक है, अब l वाले पावर को इक्वेट कीजिए, इधर l पे पावर क्या है b प्लस सी और इधर l पे पावर क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 0। t वाले को इक्वेट कीजिए, यहाँ t पे पावर क्या है -2c और इधर जो t पे पावर क्या है कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये क्या हुआ 1, तो यहाँ से c का वैल्यू निकल जाएगा, c बराबर क्या -12, ये -2 इधर आ जाएगा ना। अब देखिए और यहाँ c का वैल्यू हमको पता चल गया, यहाँ हमको b का वैल्यू पता करना है, तो b रहने दीजिए, c का वैल्यू कितना है -12, अब बराबर क्या 0, ये इधर चला जाएगा तो b का वैल्यू क्या हो गया हाफ, तो a का भी वैल्यू पता चल गया, b का भी वैल्यू पता चल गया, c का वैल्यू भी पता चल गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट, अब पुट कर दो, ये जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है ना, पुट करो, तो जो हम डेराइव टी के लिए जो डेरिवेशन हम करना चाहते थे डायमेंशन के मदद से, वो फार्मूला हमारा आ जाएगा बाबू। ठीक है, अब पुट कर देते हैं, तो टी बराबर के, ठीक है, एम और पावर इस पे क्या ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0 ना ले ले, ठीक है, एल पे पावर बी है ना, बी का वैल्यू हमारा क्या है हाफ है, और जी पे पावर क्या है सी का वैल्यू क्या है -हाफ है। ठीक है, तो टी बराबर के, देखिए एम पे पावर 0 मतलब क्या 1, तो एल पे पावर हाफ और ये माइनस है पावर, तो ये जी पे पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो टी बराबर के, ये हाफ को हम लिख सकते हैं जैसे कि एल पे पावर हाफ है, इसको लिख सकते हैं रूट एल, हाफ को रूट में बदल सकते हैं, तो यहाँ भी दोनों में हाफ हाफ क्या है कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हाफ हो गया और हाफ को रूट लिख सकते हो, तो टी बराबर के अंडर रूट एल बाई जी, समझे, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फॉर टी। मतलब डायमेंशन के मदद से हम के का वैल्यू नहीं निकाल सकते बाबू, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट के का जो वैल्यू होता है ना 2 पाई होता है, तो यहाँ 2 पाई रख दो, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल गया बाबू, किसका सिंपल पेंडुलम का। और याद रखिएगा किसी पेंडुलम का लेंथ पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम तो जानते ही हैं, अर्थ सरफेस पे क्या होता है 9.8, तो हम उसका टाइम पीरियड का वैल्यू पता कर सकते हैं। ये जो हम फार्मूला किसकी मदद से निकाले, डायमेंशन के मदद से। तो कहने का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, मतलब हर तरीके का फार्मूला आप इसके मदद से नहीं डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हो, मतलब कोई क्वांटिटी है वो क्या क्या पर डिपेंड करता है, अगर वो पता है तो हम डायमेंशन के मदद से हम उस फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ऐसा नहीं कि हर तरीके के फार्मूला को आप डिराइव कर दोगे, तो हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। एक हम और क्वेश्चन करते हैं, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स F एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल में डिपेंड अपॉन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, derive formula for F using the method of dimension। ये यहाँ देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ऐसे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में है सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना डिटेल से सर्कुलर मोशन में। आपको हम एग्जांपल के लिए बता दें कि आपको पता है कि सन सेंटर में है और अर्थ उसके चारों तरफ क्या करते रहता है चक्कर लगाते रहता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण है ना। अर्थ और सन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और वो फोर्स है ना सन के सेंटर की ओर लगता है और जिसके कारण वो क्या करते रहता है घूमते रहता है। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है
m है, जिसका मास m है, और ये v वेलोसिटी के साथ, ये v वेलोसिटी के साथ किसी सर्कल में r रेडियस बनाते हुए क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आखिर ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इस इधर सेंटर की ओर कोई फोर्स लग रहा है ना, इधर इधर सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, एफ जो फोर्स इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है, इसके लिए हमको एक फार्मूला को डिराइव करना है, डिराइव फार्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ है acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass m, velocity v and radius r of circle। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली किसी सर्कल में घूम रहा है, उस पार्टिकल का मास पता है हमको, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी पता है, और जिस सर्किल में घूम रहा है ना उसका हमको रेडियस पता है, और ये एफ है ना, ये तीनों बात पे हो सकता है कि डिपेंड करता है, वो हमको पता है, वो हमको आइडिया है। तो एफ के लिए एफ का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, किसके मदद से, डायमेंशन के मदद से। तो हमको एफ निकालना है। तो हम अभी भी बात कर रहे थे कि जिसे निकालना है उसको हम एलएचएस साइड में रखते हैं बाबू, एफ निकालना है, एलएचएस साइड में रख दी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक सिंबल दिए, इसको हम पढ़ते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। अब जिस पे डिपेंड करता है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, दिया हुआ है मे डिपेंड अपॉन मास, यहाँ मास लिखे m, और अपने मन से इस पे पावर क्या ले लिए, a ले लिए। ठीक है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे, f किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन m के मल्टीप्लीकेशन में v लिए, और इस पे पावर क्या मान लिए बाबू, b मान लिए। और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, तो रेडियस यहाँ r लिख दिए, और अपने मन से इस पे पावर क्या ले लिए, c ले लिए। ठीक है, और फिजिक्स में जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। देखिए इसको हटा के, ये वाला सिंबल हटा के इक्वली है ना, तो यहाँ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, यहाँ के ले लिए, m पे पावर a, v पे पावर b और r पे पावर c। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, अब उसी तरह से टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड डायमेंशन ले लीजिए। तो एफ फोर्स का डायमेंशन हमको पता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, आर एच एस साइड, ये तो के है ना, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है बाबू। एम का डायमेंशन, मास का डायमेंशन क्या होता है, एम पे पावर क्या, ए, और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है, एल टी माइनस वन पे पावर क्या, बी, और आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस एक तरह का लेंथ है ना, एल पे पावर क्या, सी। ठीक है, अब देखिए तो एल में वैसे ही रहने देते हैं, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम पे पावर हमारा ए हो गया, और यहाँ वन है ना, तो एल पे पावर हमारा बी हो गया, और टी पे पावर माइनस वन, ये बी, माइनस वन से बी को गुना करो तो टी पे पावर माइनस बी, और एल पे पावर सी। तो एल में हमारा एम एल टी माइनस टू। अब देखिए एम एक ही को है ना, तो एम पे पावर हमारा ए है ना, एल देखिए यहाँ एल पे पावर बी है, यहाँ एल पे पावर सी है, तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो एल पे पावर बी प्लस सी और टी पे पावर माइनस बी। अब क्या करेंगे ना, इक्वेटिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी, ये दोनों साइड का जो पावर है ना, पावर को इक्वेट करो, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी। ठीक है, एल एच एस साइड और आर एच एस साइड में जो एम एल और टी पे जो पावर है, तो देखिए आर एच एस साइड में एम पे पावर क्या है, ए है, और इधर एल एच एस में एम पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, वन है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू क्या, वन। ठीक है, अब एल वाला पावर को इक्वेट कीजिए, तो इधर एल पे पावर क्या है, बी प्लस सी है, और इधर क्या है, कुछ नहीं तो वन है ना, तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर वन। ठीक है, इधर देखिए बी टी पे पावर माइनस बी है, और इधर टी पे पावर क्या है, माइनस टू है, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी बराबर टू हो गया हमारा, है ना, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो तो
बी का वैल्यू यहाँ 2 रखो, अब प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर क्या 1 माइनस 2, तो सी बराबर क्या -1। ए का वैल्यू, अब ए और बी और सी का वैल्यू पता चल गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एफ ये के और एम पे पावर क्या है ए का वैल्यू हम निकाल लिए हैं 1 है यहाँ, भी पे पावर क्या बाबू बी है ना, बी का वैल्यू कितना है 2, और आर पे पावर क्या है सी, तो सी का वैल्यू कितना -1। तो ये क्या एफ बराबर के एम भी स्क्वायर, ये आर पे पावर -1 है नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा निकल गया क्या एफ का फॉर्मूला, यही नहीं निकालना था। अब के ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, हम डायमेंशन के मदद से हम के का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपका के का वैल्यू पता है तो लिखो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, लेकिन हम बता देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, बाय एक्सपेरिमेंट के का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इतना भी छोड़ दोगे तो सही है। हम के का वैल्यू चाहो अगर पता है तो लिख दो एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि डायमेंशन के मदद से हम किसी फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते ये पता हो कि वो फार्मूला जो है वो क्वांटिटी जिसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वो क्या क्या पर डिपेंड करता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ऐसा नहीं कि हम डायमेंशन के मदद से सारे फार्मूला को ही डिराइव कर लेंगे, इसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। मतलब किसी फार्मूला को तुम तब डिराइव कर सकते हो, मतलब कैसे, अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो क्या क्या पे डिपेंड कर रहा था, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो ये जो डिपेंडेंसी था, अभी हम एक फार्मूला निकाले थे एफ बराबर के एम बी स्क्वायर बटा आर, तो ये एफ है ना, ये सब है ना डिपेंडेंसी टाइप पे है, मतलब एम में कौन मल्टीप्लाई है वी स्क्वायर, और ये यहाँ इसमें कौन मल्टीप्लाई है 1/r। तो आप किसी फार्मूला को तभी डिराइव कर सकते हो, मतलब वो जो डिपेंडेंसी है मल्टीप्लिकेशन टाइप हो, ठीक है। दूसरी बात, द फार्मूला the formula containing more than one term which are added या subtract like s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे हम लोग 9th क्लास में पढ़े v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब फार्मूला को हम नहीं डिराइव, अब कोई बच्चा बोला सर डायमेंशन की मदद से ये फार्मूला आप डिराइव कर दीजिए, तो इस तरह के फार्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते हैं। इसमें मोर देन वन टर्म है, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है, ऐसे फार्मूला को हम डायमेंशन की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, द फार्मूला कॉन्टेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिकल और लॉगरिथमिक फंक्शन कांट बी डिराइव्ड यूजिंग दिस मेथड। मतलब कोई फार्मूला तुम डिराइव कर रहे हो, उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, तो वैसे फार्मूला को तुम डायमेंशन की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हो। अगला बात, we cannot derive an equation which depends upon more than 3 physical quantities। आप वैसे फार्मूला को भी डिराइव नहीं कर सकते हो जो 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज़्यादा डिपेंड हो। कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स में डिपेंड कर रहा था मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, तीन ही पे। और जब हम टाइम पीरियड निकाल रहे थे तो वो टाइम पीरियड क्या क्या पे डिपेंड कर रहा था, मास पे हम एज्यूम कर ले रहे थे, और लेंथ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 3 होना चाहिए या 3 से कम होना चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कोई डिपेंड करेगा तो हम वैसे फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते हैं। और अभी हम एक फार्मूला नहीं निकाले थे एफ बराबर के एम बी स्क्वायर बटा आर, ये जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है इसका वैल्यू आप डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते हो। दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट। टी बराबर हम लोग क्या निकाले थे, टी बराबर √L/g, तो इसका वैल्यू को आप डायमेंशन की मदद से नहीं निकाल सकते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, धन्यवाद।